नाउ हम पढ़ेंगे फॉसिल बेस्ड सोर्सेज के बारे में। तो पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मरीन ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट, एल्गी एंड बैक्टीरिया। तो जैसे कि हम लोग पेट्रोलियम या फिर कोल है या फिर नेचुरल गैस जो हमें मिलता है, ठीक है, वो एक्चुअल में फॉसिल फ्यूल से उसका फॉर्मेशन हुआ है, जो कि काफ़ी मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम पीरियड में वो पूरे प्रेशर के साथ वो इस फ्यूल में कन्वर्ट हुआ है। वो किस चीज़ से? प्लांट्स, एल्गी या बैक्टीरिया, ठीक है। Over millions of years of intense heat and pressure, these organic remains transformed into carbon-rich substance the world relies on for fuel, ठीक है। जो भी सब्सटेंस लाइक पेट्रोलियम या कोल है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो भी ऑर्गेनिक रिमेन्स थे, वो प्रेशर और हीट के अंदर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म होकर वो कार्बन रिच सब्सटेंस बनाए हैं, जिस पे कि अभी हम लोग फ्यूल के फॉर्म में रिलाई करते हैं। भाई पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरली अकरिंग फॉसिल फ्यूल मेड अप ऑफ प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनिक कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड। तो पेट्रोलियम भी एक तो उस तरीके से नेचुरल फ्यूल है, नेचुरली ये अकर करता है और इसमें ये एक्चुअल में कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है। इट इज़ फाउंड इन अंडरग्राउंड पॉकेट्स कॉल्ड रिजर्वायर। और ये कहाँ मिलता है हमें? सी में, ठीक है, सी के अंदर एक पॉकेट्स के फॉर्म में, रिजर्वायर के फॉर्म में। पेट्रोलियम रिजर्वायर्स कैन बी फाउंड बीनीथ लैंड और ओशन फ्लोर। और पेट्रोलियम का रिजर्वायर जो वो लैंड के अंदर भी हो सकता है या ओशनिक फ्लोर के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन सब का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि ये अगर हम देखें 300 से 400 मिलियन ईयर्स वो जो ओशन था इस तरीके का था, ठीक है। सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई हो गए वहाँ पे, वो फिर ओशन फ्लोर के अंदर दब गए। दे वर ग्रॉसली कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मतलब ग्रेजुअली सिल्ट या फिर कह सकते हैं सैंड से कवर होते गया। जब वो सिल्ट और सैंड से कवर हो गया तो जब यह 50 या 100 मिलियन ईयर्स का टाइम मतलब बैक हुआ होगा, मतलब इसको 200 मिलियन ईयर्स हो गया होगा दबे हुए। तो विद पैसेज ऑफ टाइम द रिमेन्स वेयर बरीड डीपर एंड डीपर। द इनॉर्मस हीट एंड प्रेशर टर्न दैम इनटू ऑयल एंड गैस। और अंदर में क्योंकि बहुत अधिक हीट है, प्रेशर है, इस वजह से जो भी सब्सटेंस थे, ठीक है, वो अब क्या हो गया, ऑयल में कन्वर्ट हो गया। टुडे बाय ड्रिलिंग डाउन थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड रॉक वी रीच द रॉक फॉर्मेशन दैट कंटेन ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स। और जब हम अभी ड्रिलिंग करते हैं आज के टाइम में, प्रेजेंट डे में, तो हमें सिल्ट या रॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है, ऑयल या फिर ऑयल या नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स। पेट्रोलियम इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी दैट इंक्लूड्स बोथ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है, जैसे कि हमें क्रूड ऑयल तो मिलता है, इसके अलावा पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। क्रूड ऑयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इन अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एंड रिमेन्स अ लिक्विड व्हेन बाउट टू द सर्फेस। क्रूड ऑयल क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अर्थ के अंदर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं क्रस्ट के अंदर। और वो जो लिक्विड है वो बाहर निकालने के बाद भी वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड अदर लिक्विड एट पेट्रोलियम रिफाइनरीज। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है वो तो पूरा ब्लैक कलर का एक क्रूड ऑयल के फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे पेट्रोलियम रिफाइनरीज से, तो हमें उससे डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। द term क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम आर समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो हम पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल दोनों को एक कह सकते हैं इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर लेते हैं, सेम ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। इंडियाज़ मेन पेट्रोलियम रिजर्वायर्स इंक्लूड डिगबोई एंड नहरकटिया इन असम, अंकलेश्वर इन गुजरात एंड मुंबई हाई लोकेटेड अबाउट 150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई सिटी इन द अरेबियन सी। तो इंडिया के पास उतना तो पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है, बट स्टिल कुछ रिफाइनरीज ज़रूर हैं, जैसे कि असम में डिगबोई है जो कि इंडिया का कह सकते हैं एंशिएंट ये रिजर्वायर है, पेट्रोलियम रिजर्वायर, ठीक है। और फिर नहरकटिया जो कि असम में, अंकलेश्वर गुजरात में, मुंबई हाई जो कि 150 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है मुंबई सिटी से, अरेबियन सी में, ये भी यहाँ से भी हम लोग पेट्रोलियम को निकालते हैं। अब एक कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिक्सड विद वेरिएबल अमाउंट ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कंपाउंड एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ मेटल्स जैसे द आयरन, निकल, कॉपर एंड वेनेडियम। तो क्रूड ऑयल में क्या क्या होता है? तो पहले हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन मतलब वहाँ पे उसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सब भी होंगे। और उसमें मेटल आयन भी होगा लाइक आयरन, निकल, कॉपर और वेनेडियम। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर हाइड्रोजन एंड कार्बन अबाउट 85%। लेकिन इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पेट्रोलियम का वो होता है हाइड्रोजन जो कि लगभग 13% होता है, और सबसे ज़्यादा कार्बन होता है जो कि 85% होता है। Sulfur is considered an impurity. Sulfur in crude oil can corrode metal in the refining process and contribute to air pollution. तो क्रूड ऑयल में जो सल्फ़र मिलता है हमें, वो एक तरह से इसको इम्प्योरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि सल्फ़र जो है वो रिफाइनरीज में कोरोजन ला सकता है, ठीक है, उसको कोरोड कर सकता है।
The contribute to air pollution, petroleum with more than 0.5% sulfur is called sour, while petroleum with less than 0.5% sulfur is sweet. तो जो क्रूड ऑयल होता है, जब रिफाइनिंग प्रोसेस में जो सल्फ़र रिलीज होता है वो एक तरीके से पॉल्यूशन एयर पॉल्यूटर की तरह काम करता है। लेकिन अगर कभी भी पेट्रोलियम में 0.5% से ज़्यादा सल्फ़र होता है, हम उसको क्या कहेंगे, सोर, ठीक है। लेकिन वो मतलब पेट्रोलियम क्या होगा, सोर होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका जो अगर 0.5% से कम होगा उसमें सल्फ़र, तो वो क्या होगा, स्वीट होगा, ठीक है। ये हमारे पास है पूरा पेट्रोलियम का कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ग्रीन वाला पार्ट है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करा, जो कि 83 से 87% तक होता है। नाइट्रोजन 0.1 to 2%, मेटल आयन्स होते हैं वो लेस देन 0.1%, ऑक्सीजन 0.05 से 1.5%, सल्फर 0.05 से लेकर के 6% तक। उसका बाद हाइड्रोजन है जो कि 10 से लेकर के 14% तक होता है। दिस कंपोजिशन वेरीज वाइडली डिपेंडिंग ऑन वेयर एंड हाउ द पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड। तो ये जो कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन और अदर मेटल आयन्स का, वो डिपेंड करता है कि वो पेट्रोलियम हम कहाँ से निकाले और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। द अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम इज़ मेजर्ड इन बैरल्स और टॉन्स। तो जो हम लोग पेट्रोलियम का जो अमाउंट मेज़र करते हैं वो किससे करते हैं, बैरल्स में, ठीक है। एंड ऑयल बैरल इज़ अबाउट 42 गैलन विच इज़ अबाउट 159 लीटर्स। तो ऑयल बैरल जो होता है हम मतलब एक ऑयल बैरल में लगभग 42 गैलन्स होते हैं, और 42 गैलन्स का क्या मतलब हुआ, लगभग 159 लीटर्स। एंड 1 मेट्रिक टन इज़ अबाउट 6 to 8 बैरल्स, और 1 मेट्रिक टन इक्वल टू कितना होता है, 6 to 8 बैरल्स। The conversion is imprecise because different varieties of oil work differently depending on the amount of impurities. तो ये जो पूरा मेज़रमेंट है, ठीक है, वो कन्वर्ज़न जो है वो अलग अलग जगह पे वो वैरी करता है किस तरीके का होगा, क्योंकि हर जगह मेज़रमेंट करने का तरीका अलग है और उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होता है, तो उस तरीके से हम उसको मेज़र करते हैं, ठीक है, अलग करके उसको। When a single barrel of crude oil is refined, the volume of the final product is actually greater than the volume of initial crude oil. तो जब हम ये बहुत ही सरप्राइजिंगली ये चीज़ होता है ना कि जितना बैरल में जितना मेरे पास क्रूड ऑयल था, जब उसको रिफ़ाइन करेंगे तो एक्चुअल में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें उससे ज़्यादा मिलता है। दिस इज़ एन इंक्रीज इन वॉल्यूम थ्रू द रिफाइनिंग प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन इफेक्ट नोन एज द प्रोसेसिंग गैन, एन इंक्रीज इन वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैविंग अ लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी दैन द इनिशियल क्रूड ऑयल। तो ये जो वॉल्यूम का इंक्रीज़ हुआ ये क्यों हुआ, ठीक है, ये पूरा रिफाइनिंग प्रोसेस में होता है। और ये जो इस तरीके से जो वॉल्यूम का जो गेन हुआ इसको हम लोग प्रोसेसिंग गेन भी कहते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं, प्रोसेसिंग गेन क्या होता है, एन इंक्रीज इन वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैविंग अ लोअर स्पेसिफिक डेंसिटी देन द इनिशियल क्रूड ऑयल। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट इसलिए होता है क्योंकि जो भी हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमें मिला, ठीक है, उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है इन कंपेरिजन टू जो इनिशियल में क्रूड ऑयल था। तो जब डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। आफ्टर रिफाइनिंग अ सिंगल बैरल ऑफ क्रूड ऑयल कैन प्रोड्यूस 42% गैसोलीन, 22% डीजल, जेट फ्यूल, 5% फ्यूल ऑयल, 4% लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस एंड 18% अदर प्रोडक्ट। जब हम एक सिंगल बैरल ऑफ क्रूड ऑयल को जब हम रिफाइन करते हैं तो हमें उससे क्या क्या मिलता है, उसमें 42% गैसोलीन मिलेगा, मीन्स 42% पेट्रोल होगा, 22% डीजल, 9% जेट फ्यूल, 5% फ्यूल ऑयल और 4% लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस होंगे, और 18% जो होगा वो अदर सब्सटेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे हम चार्ट से भी देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो गैसोलीन को दिखा रहा है जो कि 43% के लगभग होता है। हीटिंग ऑयल या डीजल ऑयल ये 23% होता है। केरोसिन टाइप जेट फ्यूल ये होता है 9%, ठीक है। कोक होता है, कोक 5%, हैवी फ्यूल ऑयल 4%, लिक्विफाइड रिफाइनरी गैस जो कि हम रेट में देख सकते हैं 3% होता है ये। स्टील गैस ये होता है 4%, एस्फाल्ट ये होता है हमारे पास 3%, ठीक है। फिर पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक 2%, 1% लुब्रिकेंट्स होता है। ये ग्रीन वाला पोर्शन जो ये 1% ये होता है केरोसिन, और अदर जो है वो 1% होता है। तो ये पूरा चार्ट है, ठीक है। मतलब सबसे अधिक क्या मिलता है हमें, पेट्रोल, उसके बाद डीजल। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे हम उसको रिजर्वायर से बाहर निकालते हैं। क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग डिफरेंट मेथड डिपेंडिंग ऑन जियोलॉजी ऑफ एंड लोकेशन। तो क्रूड ऑयल को जो बाहर निकालने का एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, किस जगह पे है वो चीज़, और लैंड में है या फिर ऑफशोर में, इस पर डिपेंड करता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। तो जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कन्वेंशनल ऑयल, दूसरा क्या है अनकन्वेंशनल ऑयल। लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग कन्वेंशनल ड्रिलिंग एंड पंपिंग मेथड। तो जो पेट्रोलियम जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर को, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय ड्रिलिंग या फिर पंपिंग मेथड से। उसके बाद है कि अनकन्वेंशनल ऑयल, जो उसमें हैवियर ऑयल होगा वो खुद ब खुद फ्लो नहीं करता है, तो इसके लिए एक एडवांस्ड एक्सट्रैक्शन तकनीक चाहिए होता है, टेक्निक
जैसे ऑयल सैंड का यूज़ करेंगे माइनिंग के लिए या फिर इन सिटू डेवलपमेंट का यूज़ करेंगे। अभी स्टीम असिस्टेड ग्रेविटी ड्रेनेज, ठीक है, जो कि एक मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है। तो SAGD इज़ अ थर्मल इन सिटू हैवी ऑयल रिकवरी प्रोसेस। तो SAGD जो है एक थर्मल इन सिटू हैवी ऑयल रिकवरी प्रोसेस है। अंडर दिस प्रोसेस 2 हॉरिजॉन्टल वेल्स आर ड्रिल्ड इनटू एन ऑयल रिजर्वायर वन अ फ्यू मीटर्स अबव द अदर। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 हॉरिजॉन्टल वेल को ड्रिल करते हैं, ठीक है, अंदर जहाँ पे रिजर्वायर है पेट्रोलियम का। एक जो होता है वो ज़्यादा मतलब डेप्थ का होता है, एक कम डेप्थ का। SAGD uses high pressure steam continuously injected into upper wall to heat the oil and reduce its viscosity। तो SAGD जो है वो हाई प्रेशर स्टीम का यूज़ करता है, जो मतलब अपर वेल में इंजेक्ट करता है और ताकि जो अंदर जो ऑयल है, ठीक है, उसको हीट करके उसका जो विस्कोसिटी है वो रिड्यूस हो पाए, causing the heated oil and condensed steam to drain into the lower well bore by means of gravitational force। और ऐसा होगा तो क्या होगा, जो मतलब अपर वाला जो ड्रिलिंग में जो मतलब उसमें पेट्रोलियम है, ठीक है, वो फिर लिक्विफाइड होकर उसका विस्कोसिटी कम होकर के वे दूसरे वाले वेल में चला जाएगा, इससे वो बाहर आ जाएगा, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब है साइक्लिक स्टीम स्टिमुलेशन, इसको CSS कहते हैं। अंडर दिस मेथड स्टीम इज पम्प डाउन इन अ वर्टिकल वेल टू सोक और लिक्विफाई द bitumen which is then pumped to the surface to the same well। और साइक्लिक स्टीम स्टिमुलेशन में क्या होता है कि हम स्टीम का पंपिंग करते हैं वर्टिकल वेल के अंदर, जो कि बिटूमेन को लिक्विफाई करता है, फिर उसको सोक करता है। और ये काफ़ी बिटूमेन जो है वो काफ़ी डेंस और बहुत ज़्यादा विस्कस होता है। ये भी एक पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन ही है, विच इज़ देन पम्प टू द सर्फेस टू द सैम वेल, और वो सैम वेल से फिर वो बाहर पंप हो जाता है। नेक्स्ट है ट्वाई टू हील एयर इंजेक्शन। तो ट्वाई टू हील एयर इंजेक्शन इज़ द न्यूएस्ट हैवी ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल वेल। तो ये ट्वाई टू हील एयर इंजेक्शन को हम लोग थाई भी कहते हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब रिसेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है जिसको हम हॉरिजॉन्टल वेल में यूज़ करते हैं। अंडर दिस मेथड एयर इज़ इंजेक्टेड इनटू अ वेल एट द टॉय द फारदेस्ट एंड फ्रॉम द सरफेस बोर होल। तो इस मेथड में क्या करते हैं, हम एयर को इंजेक्ट करते हैं वेल में टो के पास, जो कि फारदेस्ट एंड होता है सरफेस बोर होल का। With air in the reservoir, a fire can be ignited which will burn the heavier oil components and even upgrade some bitumen into lighter oil। और ये जो एयर जो इस रिजर्वायर में जो एयर है, ठीक है, उससे फायर इग्नाइट होता है, जो फिर जो है वो रिजर्वायर के ऑयल कंपोनेंट्स को बर्न करके फिर उसमें कुछ बिटुमेन और लाइटर ऑयल को प्रोड्यूस करता है। बिकॉज द एयर वॉज इंजेक्टेड एट द टॉय द फायर बर्न्स टुवर्ड द ओपन एंड ऑफ द वेल, हैज़ द नेम ट्वाई टू हील। क्योंकि जो एयर है वो टॉय के साइड में इंजेक्ट होता है, तो फायर भी जो होता है ना वो मतलब ओपन साइड में ही लगता है, ओपन एंड ऑफ द वेल में, इस वजह से इसको हम लोग ट्वाई टू हील कहते हैं। एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वेल इज लिमिटेड टू दैट विच इज इंट्रोड्यूस, द फायर इज सेल्फ लिमिटिंग, बर्निंग आउट व्हेन ऑल द इंजेक्टेड ऑक्सीजन हैज़ बीन यूज्ड। क्योंकि जो वेल में एक किसी पर्टिकुलर वेल में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो फिक्स है, इस वजह से जो है वो फायर है ना वो पूरा फैलेगा नहीं, वो स्प्रेड नहीं करेगा वो, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही ख़त्म होगा वो फायर अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑयल रिग्स। On land, oil can be drilled with an apparatus called an oil rig or drilling rig, a structure with equipment for drilling an oil well। तो ऑयल रिग्स, जब हम लैंड में हमें ऑयल एक्सट्रैक्शन करना होता है तो हम इसको ड्रिलिंग करते हैं किसी apparatus से, उसको हम ऑयल रिग या फिर ड्रिलिंग रिग कहते हैं। एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ड्रिलिंग के लिए, ऑयल वेल के ड्रिलिंग के लिए। The term rig generally refers to the complex equipment that is used to penetrate the surface of the earth crust। और ये रिग का मतलब क्या होता है कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट का सेटअप जिसको यूज़ करते हैं हम अर्थ के सरफेस को पेनेट्रेट करने के लिए, उसमें ड्रिल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफशोर ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग ऑफशोर यूजुअली यूजेस द सेम ड्रिलिंग टेक्निक एज ऑन शोर बट रिक्वायर्स अ मैसिव स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑयल प्लेटफॉर्म्स। तो ड्रिलिंग जो ऑफशोर होता है उसमें भी सेम ड्रिलिंग टेक्निक यूज़ होता है, लेकिन उसमें क्या ना जो स्ट्रक्चर होता है जो इक्विपमेंट्स का वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, उसको में ऑयल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। द ड्रिलिंग स्ट्रक्चर आर सो डिजाइन दैट दे कुड विथस्टैंड डिफिकल्टी कंडीशंस सच एज द फ्रीजिंग सी वाटर टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग सी बेड करेंट्स विद प्रेशर इनफ टू क्रैक इवन हाई टेंसाइल मेटल। पूरा जो ड्रिलिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी टफ होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो बहुत सारे डिफ़िकल्ट कंडीशंस को भी झेल सकता है, लाइक फ्रीजिंग ऑफ सी वाटर हो गया, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाना, या फिर जो स्ट्रॉन्ग सी बेड करेंट्स होता है या फिर प्रेशर हो, तो वो मतलब इस तरीके का होता है जो कि वो हाई टेंसाइल मेटल्स को भी क्रैक कर सकता है, उस कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर जाएगा। द टाइप ऑफ ऑयल रिग यूज्ड इन ऑफशोर ड्रिलिंग डिपेंड्स
डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ लोकेशन, द टाइप ऑफ ऑयल एंड प्रिवेलिंग कंडीशंस। तो ऑफशोर कंडीशन में जो ड्रिलिंग का जो पूरा सेटअप होगा वो डिपेंड करेगा कि वो कितने डेप्थ तक हमको वो ऑयल मिल सकता है ना, कौन सा ऑयल है वहाँ पे और किस तरीके का कंडीशन है। नेक्स्ट, रिफाइनिंग पेट्रोलियम। In addition to hydrocarbon, petroleum may contain impurities such as the sand, water, sulfur compounds, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and traces of metal। तो क्योंकि क्रूड ऑयल है तो वो तो काफ़ी इम्प्योर होता है, उसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ सल्फ़र, वो सैंड, वाटर है ना, या फिर अदर कंपाउंड्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं। इनफैक्ट मेटल के आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रिफाइनिंग पेट्रोलियम इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग क्रूड ऑयल इनटू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज द गैसोलीन, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो जो हम लोग पेट्रोलियम को जब रिफाइन करते हैं तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सिंपली क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, लाइक गैसोलीन जिससे वो जो कि पेट्रोल बनता है जो कि 42% होता है लगभग। ठीक है, फिर केरोसिन है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। रिफाइनिंग इज डन बाय हीटिंग द क्रूड ऑयल इन अ डिस्टिलेशन टावर दैट हैज़ ट्रेस एंड टेम्परेचर सेट एट डिफरेंट लेवल। तो रिफाइनिंग जो होता है ना वो एक पूरा एक सेटअप होता है उसका, जिसमें कि क्रूड ऑयल को हम डालते हैं और हर एक डिस्टिलेशन टावर पे टेम्परेचर फिक्स किया होता है अलग अलग लेवल पे, जो वो खुद ब खुद ही सेपरेट हो जाता है। Hydrocarbons in crude oil have different boiling temperature. When the oil is heated, vapors from the different elements rise to different levels of the tower before condensing back into the liquid on the tiered trays। तो हाइड्रोकार्बन जो क्रूड ऑयल में है, ठीक है, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं हर चीज़ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। जैसे उस टेम्परेचर को वो रीच करेगा तो अपने अपने जो इसका जो ये ट्रे होगा वो उस चीज़ में चला जाएगा। ठीक है, बिना कंडेंस हुए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा सेटअप है रिफाइनिंग पेट्रोलियम का। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके का है कि हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से क्रूड ऑयल को पास कराएंगे। ठीक है, जैसे ये क्रूड ऑयल पास होगा ये 340 डिग्री टेम्परेचर ये 250 से 350 डिग्री टेम्परेचर जब है वो रीच करेगा तो हमें क्या मिलेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, जो कि ये सबसे लास्ट में मिलता है। 30 डिग्री पे हम जब इसको हीट करेंगे, ये पूरा सेटअप है, ये फंक्शनिंग टावर है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही रीच होगा तो वहाँ से गैसोलीन बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसको ही हम यूज़ करते हैं पेट्रोल के फॉर्म में। गैसोलीन को हम पेट्रोल भी कहते हैं, इसको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन द कार। फिर 110 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो हमें नेफ्था है ना, नेफ्थलीन जो हमें मिल जाएगा केमिकल्स को बनाने के लिए। फिर है कि जब और मतलब 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो हमें क्या मिलेगा, केरोसिन, पैफिन, जो कि हम जेट इंजन में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। फिर अगर 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रीच हो जाएगा इस पूरे फ्रैक्शन का तो वहाँ पे क्या होगा, फिर डीजल ऑयल जो अलग हो जाएगा जिसको हम डीजल इंजन में यूज़ करते हैं। फिर मतलब जब फिर उसके बाद क्या होगा, 260 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद फ्यूल ऑयल हमें मिलेगा जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन शिप एंड होम हीटिंग सिस्टम्स में। और हमें लास्ट में क्या मिलेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कि 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलता है। और बाकी जो रेसिड्यू है, ठीक है, उसको जो भी बच गया रेसिड्यू उसको हम यूज़ करते हैं बिटुमेन या फिर सरफेसिंग रोड को सरफेस करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नीचे से वो डिक्रीज़ करता जा रहा है। सबसे कम पे क्या मिलेगा हमें, पेट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है कोल। कोल इज़ ए कम्बस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक विद अ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन। तो कोल भी एक ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक का टाइप है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स होता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द एंशिएंट वेजिटेशन विच हैज़ बीन कैप्चर्ड फॉर लॉन्ग बिटवीन अदर रॉक स्ट्राटा एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ माइक्रोबाइल एक्शन, प्रेशर एंड हीट ओवर अ कंसिडरेबल टाइम पीरियड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोलिफिकेशन। तो ये जो कोल का जो फॉर्मेशन होता है ना, जो भी एंशिएंट टाइम में जो भी वेजिटेशन कैप्चर हो गए थे रॉक्स के बीच में, रॉक के स्ट्राटा के बीच में, फिर वो माइक्रोबियल एक्शन, प्रेशर, हीट है ना, एक पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वो क्या हुआ, फिर कन्वर्ट हो गया किसमें, कोल में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ कोल। तो कोल किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, पूरा क्या कंपोजिशन होता है कोल का। तो कोल इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। हम ब्रॉडली देखें तो कोल को 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, इग्नाइट और लिग्नाइट और पीट। This classification depends on the type and amount of carbon the coal contains and on the amount of heat energy the coal can produce। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है 4 टाइप्स में, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट में, ये इस बेसिस पे किया गया कि उसमें कार्बन का अमाउंट कितना है और वो किस टाइप का कोल है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा। फर्स्ट देखते हैं एंथ्रासाइट। इट कंटेन्स 90 to 95% कार्बन, वेरी लो सल्फर एंड नाइट्रोजन लेस देन 1% ईच, 10 to 20% एस एंड लो मॉइस्चर कंटेंट अबाउट 3 to 6%। तो एंथ्रासाइट जो है उसमें वो मतलब कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है या फिर कोल है जिसमें कि 90 to 95% कार्बन ही होता है। सल्फ़र और नाइट्रोजन कंटेंट भी काफ़ी कम होता है, लगभग 1% है ना दोनों। फिर 10 to 20 डिग्री परसेंटेज ही एस प्रोड्यूस करेगा
उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी काफ़ी कम होता है, 3 to 6%। एंथ्रासाइट बर्न्स द हॉटेस्ट अमंग कोल टाइप्स, रफली 900 डिग्रीज और हायर एंड हीटिंग वैल्यूज 35 किलोजूल पर केजी। और एंथ्रासाइट जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा सही तरीके से जलता है, मतलब 900 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा का टेम्परेचर ये प्रोड्यूस कर सकता है। और 1 kg कोल से हमें 35 किलोजूल ऑफ एनर्जी मिल सकता है। इट इज़ यूज फॉर होम हीटिंग एंड स्टील मेकिंग। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्टील इंडस्ट्री में या फिर होम हीटिंग में। नेक्स्ट है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोल हैव अ कार्बन कंटेंट ऑफ 60 to 80%। तो बिटुमिनस क्या है, सेकंड प्योरेस्ट फॉर्म है और इसमें 60 to 85% जो होता है वो कार्बन होता है। मॉइस्चर 2 से 15%। इसमें वोलेटाइल कंटेंट होता है किसना, 15 to 35%। द हीटिंग वैल्यूज रेंजेस फ्रॉम 24 to 32 किलोजूल पर केजी। इसका जो हीटिंग वैल्यू होता है बिटुमिनस का वो पर केजी 24 से 32 किलोजूल हो सकता है। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन एंड टू मेक कोक फॉर द स्टील इंडस्ट्री। और बिटुमिनस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ये पावर जनरेशन के लिए, या फिर हम कोक के फॉर्म में यूज़ करेंगे स्टील इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है लिग्नाइट। तो इट कंटेन्स 40 to 55% कार्बन एंड हैज़ हाई मॉइस्चर कंटेंट विच कंट्रीब्यूट्स टू इट्स लो हीटिंग वैल्यू। तो लिग्नाइट जो है ना इसमें 40 to 55% ही कार्बन होता है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इसका जो हीटिंग वैल्यू होता है वो कम होता है। लिग्नाइट कोल इज रिलेटिवली यंग एंड वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट और प्रेशर। लिग्नाइट जो होता है ना वो अभी यंग स्टेज में ही होता है, वो उस तरीके से उस हीट या प्रेशर को वो मतलब अभी बियर नहीं किया होता है, इस वजह से इसका जो हीट कंटेंट होता है वो कम होता है। इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एज अ फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मतलब पावर जनरेशन में, ठीक है, जिससे कि हम थर्मल एनर्जी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पीट। इट हैज़ अ लेस दैन 40% कार्बन कंटेंट एंड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। तो पीट में लगभग 40% ही कार्बन होता है और इसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इट हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड बर्न्स लाइक वुड। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या हुआ कि पर केजी या पर ग्राम ऑफ पर्टिकुलर फ्यूल को जलाने का हमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो काफ़ी कम होता है और ये वुड की तरह ही जलता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वुड टू कोल। और ये वुड से कोल में ट्रांसफ़र होने का पहला स्टेज है। इसके बाद होगा लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है कोल माइनिंग मेथड्स। फर्स्ट है सरफेस माइनिंग। इट इज़ यूज्ड व्हेन द कोल सीम इज़ प्रेजेंट नियर द अर्थ्स सरफेस। तो सरफेस माइनिंग हम तब करते हैं जब कोल जो होता है ना वो सरफेस के मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है उसका मतलब बहुत ही फर्स्ट लेयर के बाद ही होता है। इसमें पहला आता है ओपन पीट माइनिंग। इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम एन ओपन पीट इन द ग्राउंड। तो ओपन पीट माइनिंग में क्या करते हैं, हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ओपन पीट जो कि ग्राउंड में होता है। पीट मतलब गड्ढा टाइप, ठीक है। अब स्ट्रिप माइनिंग। इट इंक्लूड्स स्ट्रिपिंग सरफेस लेयर टू रीच कोल डिपॉजिट्स। स्ट्रिप माइनिंग में क्या करते हैं, हम अलग अलग सरफेस लेयर्स को पहले हटा करके फिर वहाँ पे कोल डिपॉजिट्स तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट है काउंटर स्ट्रिप माइनिंग। इट इन्वॉल्व्स रिमूविंग लार्ज चंक्स ऑफ अर्थ इन द टेरेस्ड strips in order to extract coal from a seam or series of seams on a hill or mountain। तो काउंटर स्ट्रिप माइनिंग में क्या करते हैं, हम लार्ज जो ऑब्स्ट्रक्शन जो आता है कोल माइनिंग के टाइम में उसको हटा के फिर हम बहुत ही अंदर जा कर के हिल या माउंटेन के अंदर हम कोल माइनिंग करते हैं। फिर है ऑगर माइनिंग। इट इज़ यूज्ड टू रिकवर एडिशनल कोल फ्रॉम अ सीम लोकेटेड बिहाइंड अ हाई वॉल प्रोड्यूस्ड अदर बाय स्ट्रिपिंग और ओपन हीट माइनिंग। तो ऑगर माइनिंग में क्या करते हैं कि जो भी मतलब कोल बचा रह गया है ओपन हीट माइनिंग के टाइम में या फिर स्ट्रिपिंग की वजह से हम उसको ऑगर माइनिंग के टाइम में क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा अंडरग्राउंड माइनिंग। इसमें फर्स्ट आता है रूम एंड पिलर माइनिंग। In this method, a number of parallel entries are driven into a coal seam. These entries are then connected at intervals by wider entries called rooms that are cut through the seam at right angle to the entries. इसमें क्या सबसे पहले क्या करेंगे, हम बहुत सारे पैरेलल एंट्रीज़ को बनाते हैं कोल सीम के पास और उस सारे एंट्रीज़ को हम कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, एक वाइडर इंटरवल पे जिसको हम लोग रूम कहते हैं। फिर एक एक करके जो सारा जो है एंट्रीज़ है वो राइट एंगल पे कट करते हैं। The resulting grid formation creates thick pillars of coal that support the overhead strata of earth and rock। और इस तरीके से वो जो मतलब पूरा जो ये पिलर है उसको हम वो जो कोल का ही होता है बट हम उसको डिस्टर्ब ना करते हुए बस हम नीचे जाते रहते हैं, ठीक है, ताकि ये जो है ये पूरा जो पिलर है वो अर्थ के सरफेस या रॉक को सपोर्ट कर पाए। Next है लॉन्ग वॉल माइनिंग। In this mining method, mine development is carried out in such a manner that large blocks of coal, usually 100 to 300 meters wide and 1000 to 3000 meters long, are available for complete extraction।
तो लॉन्ग वॉल माइनिंग में इस तरीके से माइनिंग करते हैं ताकि जो हम एक ही बार में 100 से लेकर 300 मीटर्स लंबा है ना, ये मतलब विड्थ का, और 1000 से लेकर 3000 मीटर्स तक का लंबा जो कोल है वो एक साथ ही निकाल पाएँ। फिर शॉर्ट वॉल माइनिंग। इन दिस मेथड द लेआउट इज सिमिलर टू द लॉन्ग वॉल मेथड एक्सेप्ट दैट द ब्लॉक ऑफ कोल इज़ नॉट मोर देन 100 मीटर वाइड। तो शॉर्ट वॉल माइनिंग में क्या करेंगे, इसका सेम ही मैटर होता है कि हम ब्लॉक्स बनाते हैं और इस तरीके से एक्सट्रैक्शन करते हैं कि जो बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स प्राप्त हो, लाइक हमें 100 मीटर्स वाइड तक का विड्थ तक का जो कोल है वो मिले। फिर ड्रिफ्ट माइनिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग कोल बाय कटिंग इनटू द साइड ऑफ अर्थ rather than tunneling directly downwards. Drift mines have flat entries into the coal seam from a hillside. तो ड्रिफ्ट माइनिंग में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कोल माइंस के अंदर ना जा करके पहले उसके साइड हम पूरा एक्सेसिबल बनाएंगे, पूरा अंदर जाने वाला, ठीक है। फिर वो ड्रिफ्ट माइनिंग करेंगे फ्लैट सरफेस बनने के बाद। फिर सेफ्ट माइनिंग। इन सेफ्ट माइनिंग सेफ्ट्स आर पुश्ड वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू एक्सकवेट द कोल। तो सेफ्ट माइनिंग में क्या करते हैं कि सेफ्ट को अंदर भेजा जाता है, जिससे कि जो टॉप से जो बॉटम है वो पूरा एक्सकवेशन होता है कोल का वर्टिकल डायरेक्शन में। फिर स्लोप माइनिंग। इन दिस मेथड द प्राइमरी एक्सेस टू द माइन इज एन इंक्लाइन। स्लोप माइंस डिफर फ्रॉम सेफ्ट एंड ड्रिफ्ट माइंस विच एक्सेस रिसोर्सेज बाय टनलिंग स्ट्रेट डाउन और हॉरिजॉन्टली रिस्पेक्टिवली। तो स्लोप माइनिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे जो माइन होता है ना वो इंक्लाइंड होता है, स्लोप बनता है वहाँ पे, और ये जो स्लोप माइन है वो इसमें हम लोग सेफ्ट माइनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रिफ्ट माइनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसे हम उस कोल को एक्सेस कर पा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास है कोल इन इंडिया। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन कैरिड आउट बाय ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया up to maximum depth of 1200 meter, a cumulative total of around 320 billion tons of coal have been estimated in the country. तो ये हमारे कंट्री में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका एस्टिमेट है कि लगभग अगर हम 200 मीटर्स तक के डेप्थ तक में देखें तो हमारे पास 320 बिलियन टन्स ऑफ कोल हैं, ठीक है, कंट्री में। टॉप 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ टोटल कोल रिजर्व्स इन इंडिया। तो टॉप 5 कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो कौन कौन से। फर्स्ट में आता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। मेजर कोल फील्ड इंक्लूड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। जो मेजर कोल फील्ड्स जहाँ पे एक्चुअल में कोल का प्रोडक्शन, कोल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो कौन कौन सा है। तो रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में, झरिया, बोकारो, धनबाद जो कि झारखंड में, तलचर, हिमगिरी, रामपुर इन ओडिशा, कोरबा, झिलमिल छत्तीसगढ़ में है, और सिंगरौली, सुहागपुर इन मध्य प्रदेश। ये सारे कोल माइंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल गैस। Natural gas is a fossil energy source mainly found just above the petroleum deposits deep beneath the earth. Natural gas has no color or odor. तो नेचुरल गैस भी जो वो भी एक फॉसिल एनर्जी जो है, जो वो हमें मिलता है कहाँ पे, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के जस्ट ऊपर, ठीक है, और मतलब जस्ट ऊपर। और ये नेचुरल गैस के पास कोई पर्टिकुलर कलर या फिर कोई स्मेल ऑर्डर नहीं होता है। अब ये फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन। Natural gas and petroleum are formed by the same process because of high pressure and temperature. The carbon bonds in the organic matter break down. This molecular breakdown produces thermogenic methane-rich natural gas. तो ये से जैसे कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है उस तरीके से नेचुरल गैस का भी फॉर्मेशन होता है। और कैसे होता है ये, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से। और इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स में लाइक प्लांट या फिर एनिमल रिमेन्स में जो भी कार्बन के बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होते हैं। इसी ब्रेक डाउन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे थर्मोजेनिक मीथेन का फॉर्मेशन होता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज़ मीथेन, अ कंपाउंड विथ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन आइटम। तो जो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में पाया जाता है नेचुरल गैस में सब्सटेंस वो है मीथेन। और मीथेन क्या होता है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन का ये बना होता है CH4। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ नेचुरल गैस लिक्विड्स NGL एंड नॉन हाइड्रोकार्बन गैसेस सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। और नेचुरल गैस में एक स्मॉल अमाउंट में लिक्विड भी प्रेजेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं वो गैसेस जो कि एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। नेचुरल गैस that is economical to extract and easily accessible is considered conventional. It is trapped in permeable material beneath impermeable rock. Natural gas found in other geological setting is not always so easy or practical to extract. This gas is called unconventional such as the shale gas. तो वो नेचुरल गैस जो कि इसका एक्सट्रैक्शन काफ़ी इकोनॉमिकल है ना, और वो बहुत ईजिली एक्सेसिबल है, उसको हम क्या कहेंगे, कन्वेंशनल। और ये जो होता है ना वो परमेबल मटेरियल जो जस्ट नीचे होता है रॉक के अंदर, वहीं पे वो ट्रैप्ड होते हैं। और जो भी नेचुरल गैसेस
हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो नेचुरल गैस है वो जियोलॉजिकल सेटिंग में वो पूरा एक्सेसिबल हो, ठीक, लेकिन हम अगर वो एक्सेसिबल नहीं है एक्सट्रैक्शन के लिए तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनकन्वेंशनल। इसका एग्जांपल क्या है, सेल गैस। वे बायोजेनिक और थर्मोजेनिक। तो बायोजेनिक हाइड्रोकार्बन gases are those produced as a direct consequence of bacterial activity and are usually generated a few tens of meters below the seabed। तो बायोजेनिक हाइड्रोकार्बन गैसेस वो गैसेस हैं जो कि हमें डायरेक्ट बैक्टीरियल एक्टिविटी से मिलता है, और हम ये जो है ये मतलब बहुत ही सी बेड के जस्ट 10 मीटर्स के रेंज में ही होते हैं, ठीक है। अब है Thermogenic hydrocarbon gases usually occur at sub-bottom depth exceeding 1000 meters. These are produced under conditions of high temperature and great pressure. With respect to methane as a thermogenic gas, it is dominant only in the last stage of hydrocarbon production. थर्मोजेनिक हाइड्रोकार्बन जो है वो मतलब 1000 मीटर्स के डेप्थ में हो सकते हैं, और इसको ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये हम बनता कैसे, लाइक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से। अगर हम मीथेन को देखें तो मीथेन अगर थर्मोजेनिक गैस के फॉर्म में है तो ये लास्ट स्टेज में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस। फर्स्ट आता है इसमें हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और फ्रैकिंग। It is a drilling method in which cracks in and below the earth's surface are opened and widened by injecting water, chemicals and sand at high pressure। तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में क्या करते हैं, पहले तो ड्रिल करेंगे सरफेस को, उसके बाद जो भी क्रैक्स वहाँ पे फॉर्म होगा उस क्रैक से हम वहाँ पे वाटर इंजेक्ट करेंगे हाई प्रेशर में, या केमिकल या फिर सैंड, ठीक है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। आफ्टर वर्टिकल स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ड्रिलिंग कैन बी डायरेक्टेड टू गो साइड वे हॉरिजॉन्टली। अगर हम मतलब वर्टिकल ड्रिलिंग में पता चल गया है कि वहाँ पे नेचुरल गैस है तो फिर हम फर्दर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग इंक्रीजेज द एरिया ऑफ अ गैस वेल विदाउट क्रिएटिंग मल्टीपल एक्सपेंसिव एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव ड्रिलिंग साइट्स। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में क्या होता है कि हम एक लार्ज एरिया में ड्रिलिंग कर पाते हैं, मतलब वहाँ से नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं विदाउट एनी एक्सपेंस इन ड्रिलिंग अनदर साइड्स, ठीक है। फिर एसिडाइजिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिडिक कंपोनेंट एंड इंसर्टिंग देम इनटू द नेचुरल गैस वेल विच डिजॉल्व रॉक डेट मे बी ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ गैस। तो एसिडाइजिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे हम एसिडिक कंपोनेंट्स जो है उसको हम ड्रिल के मतलब जो भी ड्रिलिंग है क्रैक्स के के हेल्प से हम उसको डाल देते हैं, और जो भी रॉक अगर डिसरप्ट कर रहा है उस पूरे प्रोसेस को, मतलब गैस के फ्लो को रोक रहा है, तो वो क्या करेगा, उस रॉक को ही डिज़ोल्व कर लेता है ये एसिड। नोट में क्या है कि गुआर इज़ एन एनुअल ल्यूजियम दैट ग्रोज वेल इन वैरायटी ऑफ सॉइल टाइप्स एंड एरिड ऑफ सेमी एरिड क्लाइमेट। It is majorly cultivated in northwestern India and Pakistan. In gum guar is a thickening agent used to push fluid sideways in the hydraulic fracturing process। तो गुआर एक एनुअल लेग्यूम है, ठीक है, जो कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉइल में होता है, ठीक है। कौन से क्लाइमेट में, सेमी एरिड क्लाइमेट में, जहाँ पे बारिश उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे ग्रो होता है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, लाइक राजस्थान साइड में और पाकिस्तान में। इन गम फॉर्म गुआर इज़ अ थिकनिंग एजेंट यूज टू पुश फ्लूइड साइडवेज इन द हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस। तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस में हम गुआर का यूज़ करते हैं ताकि एज अ थिकनिंग एजेंट, ठीक है, जो कि फ्लूइड को पुश करने में ये हेल्प करेगा। अब है फॉर्म्स ऑफ नेचुरल गैस। फर्स्ट इसमें आता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। CNG is made up by compressing natural gas. It is mainly composed of methane, which is less than 1% of the volume. It occupies at standard atmospheric pressure so that a large volume of gas can be stored in a CNG cylinder। तो CNG जो है, CNG हम अगर नेचुरल गैस को ही जब हम कंप्रेस करते हैं तो क्या बनता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें क्या क्या होता है, इसमें मेन कंपोनेंट जो होता है वो मीथेन होता है, इसको CH4 कहते हैं। और CH4, लेकिन ये 1% वॉल्यूम से भी कम ऑक्यूपाई करते हैं। इट ऑक्यूपाइज एट अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो दैट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी स्टोर्ड इन अ CNG सिलेंडर। और इसका जो पूरा वॉल्यूम इसलिए कम होता है ताकि हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ CNG को है ना वो स्टोर कर पाएँ एक CNG सिलेंडर में। CNG, also called green fuel, is widely used in auto rickshaws, cars and buses. A sulfur-based odorant is added to it to facilitate leak detection। CNG जो है इसको हम लोग ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं, इसको ऑटो रिक्शा या फिर कार बसेस इसको चलाने में, ऑपरेट करने में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। और अगर इसमें हम मतलब इंटेंशनली सल्फ़र को ऐड कर देते हैं, इसमें हम सल्फ़र ऐड कर देते हैं ताकि जो अगर कहीं भी लीक होता है तो हम उसको फैसिलिटेट कर पाएँ, उसको मतलब आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। फिर लिक्विफाइड नेचुरल गैस।
तो LNG, ठीक है, LNG इज नेचुरल गैस स्टोर्ड एज ए सुपर कूल्ड क्रायोजेनिक लिक्विड व्हेन इट इज़ कूल्ड टू 162 डिग्री सेंटीग्रेड। तो LNG भी एक नेचुरल गैस है जिसको हम काफ़ी ज़्यादा ठंडा करने के बाद हम इसको स्टोर करते हैं, और इसके कूलिंग प्रोसेस में 162 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जब रीच होता है तो हम इसको ये पूरा लिक्विफाइड हो जाता है, ठीक है। The cooling process shrinks the volume of the natural gas 600 times, making it easier and safer to store and ship. It is a liquid state. LNG will not ignite. तो कूलिंग प्रोसेस में क्या होता है ना कि जो उसका मतलब क्या बेनिफिट क्या होता है कि जो वॉल्यूम होगा नेचुरल गैस का वो 600 टाइम्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और इस रिडक्शन की वजह से हम उसको ईजिली स्टोर कर पाएंगे और उसको सेफ रख पाएंगे, ठीक है। और ये लिक्विड स्टेट में होता है ना LNG, वो इग्नाइट भी नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है। फिर नेचुरल गैस इज लिक्विफाइड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन इन लार्ज वॉल्यूम्स इन क्रायोजेनिक टैंकर्स। और हम नेचुरल गैस को लिक्विफाइड क्यों करते हैं, ताकि हम इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सकें, इसको इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर पाएँ। इसको किस में ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्रायोजेनिक टैंकर्स में। फिर रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो RLNG। तो RLNG इज़ LNG रीगैसिफाइड बिफोर ट्रांसपोर्टिंग इट थ्रू पाइपलाइंस। तो RLNG में क्या होता है कि हम LNG को ही फिर से लिक्विफाई करते हैं ताकि हम उसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ ला पाएँ, ठीक है। Regasification is a process of converting LNG back to natural gas at atmospheric temperature by the addition of heat from the ambient air, water or by using वेपराइजेशन इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी। तो रीगैसिफिकेशन में क्या होता है कि हम सिंपली LNG को फिर से नेचुरल गैस में कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, और ये होता है कैसे, बाय एडिशन ऑफ हीट फ्रॉम द एम्बियंट एयर, वाटर और या फिर वेपराइजेशन इक्विपमेंट का यूज़ करके। LNG गैसिफिकेशन प्लांट कैन बी लोकेटेड ऑन लैंड्स एज वेल एज ऑन फ्लोटिंग बैराज। तो LNG गैसिफिकेशन प्लांट जो है वो लैंड पे हो सकता है ना, या फिर फ्लोटिंग बैराजेस में भी हो सकता है। नेक्स्ट नेचुरल गैस इन इंडिया। Natural gas is used for cooking, as a feedstock in manufacture of fertilizers, plastics and other commercially important organic chemicals and as a transportation fuel। तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं नेचुरल गैस का, कुकिंग में, ठीक है, फर्टिलाइज़र को बनाने में, प्लास्टिक्स को बनाने में, या फिर अदर जो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल हैं उसको बनाने में, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के फॉर्म में भी यूज़ लाते हैं। नेचुरल गैस कंजप्शन इन इंडिया comprises डोमेस्टिक गैस 48% एंड इम्पोर्टेड RLNG 52%। जो भी नेचुरल गैस का कंजप्शन होता है इंडिया में उसका 48% तो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी 52% जो है वो हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। नेचुरल गैस इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम द ऑयल एंड गैस फील्ड्स लोकेटेड एट वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न स्टेट जर हजीरा बेसिन, मुंबई ऑफशोर एंड कृष्णा गोदावरी बेसिन एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट रीजन, असम, त्रिपुरा। नेचुरल गैस सप्लाई कहाँ से होता है, वेस्टर्न या साउथ ईस्टर्न एरियाज से, लाइक हजीरा बेसिन है, या फिर मुंबई ऑफशोर से, कृष्णा गोदावरी बेसिन से, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लाइक असम और त्रिपुरा वाले रीजन से। इंडिया इम्पोर्ट्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस थ्रू 6 ऑपरेशनल LNG रीगैसिफिकेशन टर्मिनल। तो इंडिया जो है वो 6 टर्मिनल, 6 RLNG जो है पाइपलाइंस के थ्रू जो है गैसेस को इंपोर्ट करता है, नेचुरल गैसेस को। वो 6 पाइपलाइंस कहाँ कहाँ पे हैं, दहेज जो कि गुजरात में लिंक होता है, हजीरा गुजरात, कोची केरला, मुंद्रा गुजरात और इन्नौर तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारे पास है कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन इज़ एन अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस विच कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कोल रिजर्व्स। तो कोल बेड मीथेन क्या है कि एक तरह से ये अनकन्वेंशनल है, मतलब अभी उतना इकोनॉमिकली ये फिजिबल नहीं है, बट स्टिल इसको कहाँ से रिकवर करते हैं हम, कोल रिजर्व से। विद क्वालिफिकेशन द कोल बिकम सैचुरेटेड विद वाटर एंड मीथेन गैस गेट्स ट्रैप्ड विद इन इट। जब क्वालिफिकेशन होता है, जब कोल बनने के जब प्रोसेस में जब कोल सैचुरेट हो जाता है तो उस केस में वाटर है, जो वाटर और मीथेन गैस जो है उसके बीच में ट्रैप हो जाता है। CBM कंसिस्ट अबाउट 95% ऑफ मीथेन गैस एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ इथेन। ये इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो जब ये CBM जो है, ठीक है, तो ये इसमें 95% जो होता है वो मीथेन होता है CH4, बाकी इसमें इथेन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी होता है। अब हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे CBM को कोल बेड से। टू कैरी आउट CBM प्रोडक्शन अ स्टील कैस्ट होल इज ड्रिल्ड इनटू द कोल सीम एंड अंडरग्राउंड वाटर इज पम्प्ड आउट थ्रू द ट्यूबिंग। तो जब भी हम कोल बेड मीथेन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस केस में हम एक स्टील बेस्ड होल ड्रिल करते हैं कोल सीम के बीच में, फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम ट्यूबिंग के थ्रू उसका पंपिंग करेंगे वाटर का पहले। दिस रिमूवल ऑफ वाटर causes reduction of the hydrostatic pressure within the coal bed. It alters the porosity and permeability of the coal bed, causing the release of gas from the coal. तो जब वाटर को हम रिमूव कर देंगे वहाँ से, तो वहाँ का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा कोल बेड के अंदर। इस वजह से जो कोल बेड का जो परमिएबिलिटी है या पोरोसिटी है वो
चेंज हो जाएगा, इस वजह से गैस जो है वो कोल से रिलीज हो जाएंगे। द रिकवर्ड मीथेन गैस इज सेंट इनटू नेचुरल गैस पाइपलाइन और एयर कंप्रेसर सिस्टम। फिर जो भी हम गैस में रिकवर हुआ है, गैस जो हमें मिला है, वो हम नेचुरल गैस पाइपलाइन या फिर एयर कंप्रेसर सिस्टम में हम भेज देंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे हम कोल बेड जो मीथेन है वेल से हम कैसे निकालते हैं मीथेन गैस को। तो ये पूरा सिस्टम है, ऐसे कि यहाँ पे कोल है, इसके बीच में पहले ड्रिलिंग कर दी है, ठीक है, स्टील से। तो प्रेशर यहाँ पे काफ़ी कम है और मीथेन का कंटेंट तो है ही ज़्यादा, ठीक है। तो मीथेन यहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पे मीथेन बाहर निकलेगा तो वाटर डिस्चार्ज होगा पहले, फिर मीथेन पाइपलाइन से हम उसको लिंक करके नेचुरल गैस से के पाइपलाइन के थ्रू निकाल लेंगे। फिर CBM इन इंडिया। तो इंडिया हैज़ द 5th लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड एंड दस होल्ड सिग्निफिकेंट प्रोस्पेक्ट्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ CBM। तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है और इसके पास है, मतलब इंडिया के पास, और इस वजह से इस हमारे पास हो सकता है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ CBM भी प्रेजेंट हो। द एस्टिमेटेड CBM रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट और 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर्स इन 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो CBM रिसोर्स जो है वो इंडिया में वो लगभग 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का है और लगभग कह सकते हैं 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का है, ये वॉल्यूम में बात करें तो, और ये लगभग 12 स्टेट्स में पाया जाता है। The vast majority of the best prospective area for CBM development are in eastern India, situated in the Damodar, Coal Valley and Son Valley। तो जो सबसे ज़्यादा जो मतलब CBM का जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो कहाँ पे मिला है? ईस्टर्न इंडिया में, लाइक उड़ीसा वाले साइड में, ठीक है, दामोदर कोल वैली में या फिर सोन वैली में। CBM प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट इन द रानीगंज कोल फील्ड, वेस्ट बंगाल एंड झरिया एंड बोकारो कोल फील्ड्स इन झारखंड। तो CBM प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ कहाँ में इंस्टॉल्ड है? रानीगंज कोल फील्ड में, वेस्ट बंगाल, झरिया, बोकारो कोल फील्ड्स इन झारखंड। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं लाइक बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल इज़ अ फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल बायोमास मटेरियल सच एज द कॉर्न और शुगर, वेजिटेबल ऑयल और वेस्ट फीड स्टॉक। तो बायोफ्यूल वो फ्यूल है जो कि हमें रिन्यूएबल बायोमास से मिलता है, लाइक वो बायोमास में कॉर्न हो सकता है, शुगर हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल है ना, या फिर वेस्ट फीड स्टॉक्स। बायोफ्यूल emits less carbon dioxide than conventional fuels like petrol, diesel. It can be blended with existing fuel as an effective way of reducing CO2 emission from the transport sector। तो बायोफ्यूल का हम उस पर बायोफ्यूल जो है वो बहुत कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करता है, और मतलब इन कंपेरिजन टू अगर देखें पेट्रोलियम या डीजल के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। और इसको मिक्स भी कर सकते हैं जो भी एग्जिस्टिंग फ्यूल लाइक पेट्रोल और डीजल के साथ, ताकि जो CO2 कंटेंट है ना वो रिड्यूस हो जाए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल कैसा जनरेट होता है? इसका फर्स्ट जनरेशन है, दिस बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द फूड क्रॉप सच एज द व्हीट एंड शुगर बाय एक्सट्रैक्टिंग द ऑयल फ्रॉम द यूज इन बायोडीजल और प्रोड्यूसिंग बायोइथेनॉल थ्रू फर्मेंटेशन। एक तो फर्स्ट प्रोसेस है कि सबसे पहले हम बायोफ्यूल से डायरेक्टली हम एक्सट्रैक्ट करें फूड क्रॉप से, लाइक व्हीट और शुगर से, उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लें, और या फिर हम उससे बायोइथेनॉल प्रोड्यूस करके फर्मेंटेशन से फिर हमें वो मिले, ठीक है, बायोफ्यूल। As the majority of biofuels are produced directly from the food crop, the rise in demand for biofuels has led to an increase in the volume of crop being diverted away from the global food market। क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ जो बायोफ्यूल जो बनता है वो फूड क्रॉप से ही बनता है, इस वजह से जो बायोफ्यूल का डिमांड बढ़ने की वजह से जो क्रॉप्स मतलब ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल फूड मार्केट में होना चाहिए, वो डाइवर्ट होकर जा रहा है किसमें? बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में। अब है सेकेंड जनरेशन। To overcome the limitations associated with first generation fuel, the second generation biofuels have been developed from the non food crops such as the wood, organic waste, फूड क्रॉप वेस्ट एंड स्पेसिफिक बायोमास क्रॉप्स। तो क्योंकि उसमें लिमिटेशन था कि हम वहाँ पे फूड क्रॉप्स का जो था वो उसमें उसके डिफिशेंसी हो सकते थे, इस वजह से इसको ओवरकम करने के लिए सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में हम लोग क्या करते हैं कि नॉन फूड क्रॉप्स का यूज़ करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, लाइक वुड का, ऑर्गेनिक वेस्ट, फूड क्रॉप वेस्ट, या फिर कोई स्पेसिफिक बायोमास क्रॉप का। फिर थर्ड जनरेशन, द थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल इज़ बेस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। तो इसमें थर्ड जनरेशन में क्या करें कि हम टेक्नोलॉजी को एडवांस करें ताकि बायोफ्यूल का जो प्रोडक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो पाए। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ द स्पेशली इंजीनियरिंग एनर्जी क्रॉप्स हैविंग लो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन एंड हाई एनर्जी सच एज द एल्गी एज इट्स एनर्जी सोर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ऐसे मतलब क्रॉप्स का यूज़ करेंगे जिससे कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट वो आ रहा हो, ठीक है, उसका कल्टिवेशन का भी कॉस्ट काफ़ी कम हो, लाइक एल्गी ऐसा ही एक वन ऑफ द सोर्स है।
Algae can be grown using land and water unsuitable for food production, therefore reducing the strain on the already depleted water sources. तो एल्गी जो है, एल्गी को हम कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, लैंड या वाटर में, जो भी फूड प्रोडक्शन के लिए सूटेबल ना हो उसमें भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि जो डिप्लीटेड वाटर सोर्स पे जो स्ट्रेन होगा ना वो कम हो जाएगा. फिर फोर्थ जनरेशन. In the fourth generation, bioengineered plants, trees, algae function as a carbon capture machine to lock carbon in their different parts, that is leaves, branches, etc. तो फोर्थ जनरेशन में हम क्या करते हैं कि जितने भी बायो इंजीनियर प्लांट हैं या ट्रीज़ या फिर एल्गी है वो कार्बन को कैप्चर करता है मशीन से और उस कार्बन को लॉक करके फिर डिफरेंट पार्ट्स में लाइक लीव्स और ब्रांचेस में उसको ट्रैप करके रखता है. दिस क्रॉप्स आर कन्वर्टेड इनटू बायोफ्यूल यूजिंग सेकंड जनरेशन टेक्निक. फिर उसको सेकंड जनरेशन टेक्निक के हेल्प से हम इसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं. This biofuel not only captures and stores carbon dioxide from the atmosphere but it reduces CO2 emissions by replacing fossil fuel. ये जो बायोफ्यूल है ये तो कार्बन को तो प्रोड्यूस कर ही रहा है CO2 को एब्जॉर्ब करके. इसके अलावा ये जो है जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन CO2 का जो अमाउंट है वो भी उसको रिड्यूस कर रहा है बाय रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल्स. अब मेजर टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स. तो फर्स्ट टाइप है इसमें बायोइथेनॉल. तो बायोइथेनॉल इज़ अ रिन्यूएबल फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन फर्स्ट जनरेशन और फ्रॉम एडवांस टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट, वुड चिप्स एंड वेस्ट पेपर. ये सेकंड जनरेशन में था. तो बायोइथेनॉल ये भी एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो कि प्रोड्यूस होता है किससे, ग्रेन के फर्मेंटेशन से. और ग्रेन का फर्मेंटेशन किस में यूज हुआ था, फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी में. या तो हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट है ना, वुड चिप्स या फिर वेस्ट पेपर से, जो कि सेकंड जनरेशन में यूज़ हुआ था. When mixed with petrol, it improves the combustion performance and lowers the emission of carbon monoxide and sulfur dioxide. जब हम इथेनॉल को मिक्स करते हैं पेट्रोल के साथ तो ये जो है उस पूरे फ्यूल का जो कम्बसन है उस परफॉर्मेंस को उसको इंक्रीज़ करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन है या फिर सल्फर ऑक्साइड के एमिशन को भी वो रिड्यूस करता है. India's national biofuel policy 2018 has stipulated an ethanol blending target of 10% by 2022 and 20% by 2030. India's average blending of ethanol in petrol was 5.8% in 2019. तो इंडिया का जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, ठीक है, 2018 का, वो ऐसा टारगेट था कि हमें इथेनॉल को ब्लेंड करना है पेट्रोल के साथ 10% 2022 तक और 20% 2030 तक, ठीक है. और अभी जो इंडिया का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी था पेट्रोल में वो 5.8% था 2019 में. फिर बायोडीजल. तो बायोडीजल इज़ अ रिन्यूएबल फ्यूल derived फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल सो लाइक सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, वेजिटेबल वेस्ट ऑयल एंड एनिमल फैट्स. तो बायोडीजल एक रिन्यूएबल फ्यूल है. इसको हम लोग कहाँ से हमें मिलता है, वेजिटेबल ऑयल से लाइक सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल या फिर वेजिटेबल वेस्ट ऑयल से, या फिर हमें इसे एनिमल फैट से भी हमें ये मिल सकता है. बायोफ्यूल इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसस्टरिफिकेशन. तो बायोडीजल हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसस्टरिफिकेशन. India's national biofuel policy 2018 has stipulated a biodiesel blending target of 5% by 2030. तो इंडिया का जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018 का, वो क्या एस्टिमेट करता है, टारगेट इसका कि हमें बायोडीजल को ब्लेंड करना है मतलब 5% तक 2013 तक आते, ठीक है. ये हमारे पास पूरा फ्लो चार्ट में ये मतलब पूरा बायोफ्यूल के जनरेशन्स का दिया हुआ है, ठीक है. फर्स्ट इसमें जो फर्स्ट जनरेशन था, ठीक है, इसमें हम लोग फूड रिलेटेड सोर्सेज का यूज़ कर रहे थे. इसमें इसका करैक्टरिस्टिक क्या था, इसका करैक्टरिस्टिक क्या है कि इसको प्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ प्लांट्स जो कि प्लांट ड्राइव शुगर्स या फूड क्रॉप से, लाइक मेज हो गया, क्रॉप, शुगर कैन है ना, या फिर पाम, सोयाबीन, जिसको हम फिर इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं और बायोडीजल में. और कौन से प्रोसेस से करते हैं, जिस प्रोसेस से हम वाइन को बनाते हैं या बियर को बनाते हैं उससे प्रोसेस का भी फर्मेंटेशन होता है. इसमें क्या रिमार्क्स है, बता सकते हैं क्या चीज़ है इसमें. imposes significant cost on food security by demanding a share of stable crop resulting in a conflict between the fuel and food security. तो इसका क्या था ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फूड रिलेटेड सोर्सेज का यूज़ कर रहे थे, तो अगर हम उसका फूड रिलेटेड जो सोर्सेज है उसका यूज़ हम कर लेंगे बायोफ्यूल बनाने में या फिर फ्यूल को जनरेशन करने में, तो क्या होगा, इससे जो हमारा फूड और या फिर बायोडीजल के बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिशन हो जाएगा, ठीक है. इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर फ्यूल इंपॉर्टेंट है. फिर सेकंड जनरेशन जिसको हम बनाते हैं किससे, नॉन फूड रिसोर्सेज से, लाइक इसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, नॉन फूड क्रॉप से, लाइक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल वेस्ट जिसमें कि सेलुलोज होता है. अब ग्रासेस लाइक स्विच ग्रास, नॉन एडिबल ऑयल सीड्स लाइक जेटसोप्रा,
कैस्टर सीड आर कैन बी ट्रांसफर इनटू बायोफ्यूल्स। तो सेकंड जनरेशन में हमने क्या किया कि थोड़ा सा एडवांस्ड अप्रोच लिया कि हम यहाँ पे अब नॉन फूड क्रॉप्स का यूज़ करने लगे, ठीक है, लाइक एग्रीकल्चर क्रॉप्स का जो वेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें कि सेलुलोज होता है, उसका यूज़ करने लगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी स्विच ग्रास है, जो कि नॉन एडिबल ऑयल सीड्स है, जैसे जैट्रोफा, कैस्टर सीड, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे बायोफ्यूल में। फिर थर्ड जनरेशन में हम किसका यूज़ करेंगे, एल्गी का। Produced from algae and are able to provide much higher yield than with lower resources input than other crops। तो एल्गी से जब हम बायोफ्यूल को जनरेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि हम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। जब हम एल्गी से एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे तो उस समय हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए होगा, लेकिन एनर्जी जो है वो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एल्गी कैन बी ग्रोन ऑन लैंड एंड वाटर अनस्टेबल फॉर फूड प्रोडक्शन। तो एल्गी का प्रोडक्शन जो है हम वहाँ भी कर सकते हैं जो कि फूड या फूड प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं हो लैंड, वहाँ पे भी हम एल्गी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है फोर्थ जनरेशन, जिसमें हम अदर सोर्सेज का यूज़ करेंगे लाइक केमिकल का, ठीक है। प्रोड्यूसेस सस्टेनेबल एनर्जी एज वेल एज कैप्चर एंड स्टोर CO2 बाय कन्वर्टिंग बायोमास मटेरियल्स विच हैव अब्जॉर्ब CO2 विच ग्रोइंग इनटू फ्यूल। तो इसमें क्या होता है कि हम प्लांट को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं जो कि CO2 को जो है वो इन्वायरमेंट से कैप्चर करेगा, फिर उससे हम क्या बनाएंगे, बायोफ्यूल का जनरेशन करेंगे। Rather than simply being carbon neutral, it is also carbon negative as it locks away more carbon than it produces and also lowers CO2 emission by substituting fossil fuel। तो अगर हम फोर्थ जनरेशन का यूज़ करते हैं इसमें हमारे पास डबल फ़ायदा है। पहले तो ये कार्बन कंटेंट को एनवायरनमेंट से कम कर रहा है, ये कार्बन इको फ्रेंडली जो है वो फ्यूल को भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, जो कि फॉसिल फ्यूल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इससे दोनों फ़ायदा है, ठीक है। अब वेस्ट टू एनर्जी। Waste to energy or energy from waste is the process of generating energy in the form of electricity and or by heat through a number of processes such as the incineration, gasification, pyrolysis etc। तो वेस्ट टू एनर्जी या फिर एनर्जी फ्रॉम वेस्ट बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एनर्जी को जनरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय नंबर ऑफ प्रोसेस लाइक incineration, gasification, pyrolysis। It is a vital part of a sustainable waste management chain and is fully complementary to recycling। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट को देखें तो उस चैन को देखें, और ये रिसाइकलिंग को भी प्रमोट करेगा क्योंकि हम वेस्ट प्रोडक्ट से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट इसमें आता है इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल बर्निंग ऑफ वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन at temperature of about 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड above liberating heat energy gases and inert ash। तो इसमें क्या करते हैं हम ना, इंसिनरेशन प्रोसेस में डायरेक्टली जो भी वेस्ट को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, और उससे जो हीट एनर्जी या फिर गैस प्रोड्यूस होगा उसको हम यूज़ करेंगे। दिस कंट्रोल कम्बशन ऑफ गार्बेज प्रोड्यूसेस इट टू अनकम्बस्टिबल मैटर सच द एस एंड वेस्ट गैस। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि एक तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इसके अलावा जो गार्बेज को भी रिड्यूस करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, एस में या फिर वेस्ट गैस में। इन दिस प्रोसेस नेट एनर्जी यील्ड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द वेस्ट। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना एनर्जी हमें मिलेगा ये डिपेंड करता है कि जो भी हम वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या है, उसका क्या कंपोजिशन है। Incineration also called thermal treatment of waste reduces the mass of the waste by 95%। तो इंसिनरेशन में क्या होता है कि एक थर्मल ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम मेनली कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हीट तो कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल को, इससे जो है वेस्ट का जो मास है वो 95% तक कम हो जाता है। द प्रोसेस इज ऑफन कंसिडर्ड एज हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एज इट रिलीजेस हार्मफुल गैसेज। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को बर्न कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस भी तो प्रोड्यूस हो रहा है, हार्मफुल गैसेज, इसलिए ये इन्वायरमेंट के लिए उतना फ्रेंडली नहीं है। नेक्स्ट है पायरोलाइसिस। Pyrolysis is a thermochemical decomposition of organic material at elevated temperatures greater than 400 डिग्री सेंटीग्रेड in the absence of oxygen। तो पायरो का मतलब ही हीट होता है। तो पायरोलाइसिस में हम क्या करते हैं, ये भी एक थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन है जहाँ पे हम जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको हीट करेंगे 400 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा के टेम्परेचर पे, और वो भी absence of ऑक्सीजन में। The process involves the simultaneous change of chemical composition and physical phase that is irreversible। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो साइमल्टेनियसली जो है वो केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज फिजिकल स्टेट चेंज होता है, और वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। द सिन गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज जनरली कन्वर्टेड टू लिक्विड हाइड्रोकार्बन सच एज द बायोडीजल। जो भी हमें गैस यहाँ पे मिलता है, ठीक है, उसको हम फिर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं लिक्विड हाइड्रोकार्बन, जिसको वो क्या बोलते हैं, इसको बायोडीजल। बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम पायरोलाइसिस आर जनरली अनकन्वर्टेड कार्बन और चारकोल एंड एस। तो जो भी बाय प्रोडक्ट में मिलता है पायरोलाइसिस करने के बाद वो कार्बन कंटेंट होता है, या तो चारकोल या तो एस होगा वो। अब एक गैसिफिकेशन। कन्वेंशनल गैसिफिकेशन इज डिफाइंड एज द थर्मल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एट टेम्परेचर ऑफ 540 to 1540 डिग्री सेंटीग्रेड विद अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन।
तो जो गैसिफिकेशन का जो कन्वेंशनल मेथड था उसमें हम क्या करते थे कि कोई भी हम ऑर्गेनिक मटेरियल को हीट करते थे, थर्मल उसका कन्वर्जन करते थे 540 डिग्री सेंटीग्रेड से 1540 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के बीच में, वो भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन में। Gasification does not involve combustion but instead uses little or no oxygen or air in a closed reactor to convert carbon-based material directly into a synthetic gas or syngas। तो गैसिफिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे कंबसन नहीं होता है, ठीक है, बल्कि जो भी उसमें वो बहुत ही कम अमाउंट का ऑक्सीजन को ये यूज़ करके या तो ऑक्सीजन यूज़ करता ही नहीं है क्लोज्ड रिएक्टर में, वो कार्बन बेस्ड मटेरियल को कन्वर्ट करता है किसमें, सिंथेटिक गैस में, जिसको हम लोग सिन गैस भी कह सकते हैं। फिर प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन, इसको पीएजी कहते हैं। पीएजी इज अ वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी दैट यूजेस अ combination of electricity and high temperature to turn waste into usable byproduct without combustion। तो प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन में क्या होता है कि हम वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, ये भी एक वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हाई टेम्परेचर का यूज़ करेंगे वेस्ट को यूजेबल बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, वो भी बिना बर्निंग के, बिना कंबसन प्रोसेस के। दिस प्रोसेस यूटिलाइजेज अ प्लाज्मा टॉर्च और प्लाज्मा आर्क यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, कॉपर, टंगस्टन, हैफनियम और जिरकोनियम टू इनिशिएट द टेम्परेचर रिजल्टिंग इन द गैसिफिकेशन रिएक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो है वो प्लाज्मा टॉर्च को यूटिलाइज़ करके या प्लाज्मा आर्क को यूटिलाइज़ करेगा, कार्बन इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करके, कॉपर, टंगस्टन या हैफनियम को और जिरकोनियम यूज़ करे उसमें होगा जो कि टेम्परेचर को इनिशिएट करेगा। इस वजह से जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है वो पूरा कंडक्ट होगा। Plasma temperature range from 2200 degree centigrade to 11,000 degree centigrade, creating not only a high value of syngas but also high value of sensible heat। तो प्लाज्मा टेम्परेचर जो होता है ना वो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि वो तो हाई वैल्यू ऑफ सिनगैस तो प्रोड्यूस करता ही है, इसके साथ साथ वो हाई वैल्यू ऑफ सेंसिबल हीट भी प्रोड्यूस करता है। अब बायोगैस जनरेशन, when organic matter such as the food scraps and animal waste break into an anaerobic environment, they releases a blend of gases called biogas, primarily methane and carbon dioxide। तो बायोगैस जनरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक मैटर लाइक फूड स्क्रैप्स या फिर एनिमल वेस्ट का यूज़ करते हैं, और ये किस में होता है, एनारोबिक कंडीशन में, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं ब्लेंड ऑफ गैसेस को बनाने में, लाइक बायोगैसेस को, इसमें कि मेनली क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। Biogas has high content of methane, around 50 to 75%. It produces a deep blue flame and can be used as an energy source। तो बायोगैस में जितना मीथेन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 70 to 75%, जो कि डीप ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में। फिर मिथेनेशन, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मिथेनोजेनेसिस, इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स इनटू बायोगैस एंड मैन्योर। तो बायोमिथेनिफिकेशन में क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग मिथेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस प्रोसेस में हम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं बायोगैस में और मैन्योर में। इट इन्वॉल्व 3 बेसिक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजोइक आर्काई, ठीक है। तो इस पूरे बायोमिथेनिफिकेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को फर्मेंटेशन के लिए, या फिर ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, और मिथेनोजेनिक आर्किया का भी यूज़ करते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर एनारोबिक कंडीशन डिकम्पोजेज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एनारोबिक कंडीशन है, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो भी बायो वेस्टेज है उसको डिग्रेड करके ऑक्सीजन के अब्सेंस में एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे पास है फ्यूल सेल। A fuel cell is a device that converts the chemical energy from a fuel into electricity through a chemical reaction with oxygen or another oxidizing agent। तो ये जो फ्यूल सेल एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू अ केमिकल रिएक्शन विद द ऑक्सीजन और अनदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्यूल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बिकॉज हाइड्रोजन इज यूज्ड एज इनपुट फ्यूल इन इट। तो फ्यूल सेल को हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें फ्यूल के फॉर्म में हाइड्रोजन होता है। अब फंक्शनिंग ऑफ फ्यूल सेल कैसे काम करता है। अ फ्यूल सेल इज कम्पोज्ड ऑफ एन एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन। तो फ्यूल सेल में क्या क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन भी होता है। इट वर्क्स बाय फीडिंग हाइड्रोजन थ्रू द एनोड एंड ऑक्सीजन थ्रू द कैथोड। इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो फीड होगा एनोड से, और ऑक्सीजन जो जाएगा उसमें किसके थ्रू जाएगा, कैथोड के थ्रू। एट द एनोड साइड अ कैटलिस्ट स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो एनोड पे क्या होता है, जो एक कैटलिस्ट होता है जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। प्रोटॉन पास थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन while the electrons are forced through a circuit generating an electric current and excess heat।
प्रोटॉन तो जो है वो पोरस इलेक्ट्रोलाइट से पास हो जाता है उस मेम्ब्रेन से, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सेस हीट उसमें वहाँ पे प्रेजेंट क्रिएट होता है, ठीक है। एट द कैथोड द प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल। और कैथोड साइड पे क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जो होता है वो तीनों मिलकर क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। Fuel cell that uses pure hydrogen fuel are completely carbon free while with their only byproduct being electricity, heat and water। जो फ्यूल सेल हाइड्रोजन को यूज़ करता है एज अ फ्यूल वो कम्प्लीटली कार्बन फ्री होता है, उसमें कार्बन बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होता है, बस उसमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी, हीट और वाटर मिलता है। सम टाइप ऑफ फ्यूल सेल्स सिस्टम आर कैपेबल ऑफ यूजिंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स लाइक नेचुरल गैस, बायोगैस, मिथेनॉल एंड अदर्स। कुछ फ्यूल सेल जो हैं वो फ्यूल के फॉर्म में लाइक नेचुरल गैस जो कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, बायोगैस, मिथेनॉल या फिर मिथेनॉल का भी यूज़ करते हैं। Both fuels and batteries convert the energy produced by a chemical reaction into usable electric power। जो भी फ्यूल सेल या फिर बैटरी है, ठीक है, वो क्या करता है, एनर्जी को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू यूजेबल इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करता है। हाइवर फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एज लॉन्ग एज फ्यूल इज सप्लाइड नेवर लूजिंग इट्स चार्ज। तो वो लेकिन फ्यूल सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी तब तक ही प्रोड्यूस करे जब तक इसमें कोई फ्यूल प्रेजेंट होगा, लाइक हाइड्रोजन या फिर जो भी अगर हाइड्रोकार्बन फ्यूल है तो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल्स आर क्लासिफाइड प्राइमरली बाय द काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दे एम्प्लॉय। तो फ्यूल सेल को हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे कि उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा फ्यूल उसमें यूज़ हुआ है। दीज आर द फॉलोइंग 6 मेजर फ्यूल टेक्नोलॉजी। तो 6 जो मेजर टाइप के फ्यूल सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है अल्कलाइन फ्यूल सेल, सल्फ्यूरिक एंड फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, फिर सॉलिड पॉलीमर सेल, ठीक। अब है मॉल्टन कार्बोनेट फ्यूल या फिर सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स। Fuel cells are used for various purposes like providing power at homes and businesses, keeping critical facilities like hospital and data centers up and running, and moving a variety of vehicles including car, buses, etc। तो फ्यूल सेल जो इसको हम लोग यूज़ अलग अलग पर्पस में करते हैं, लाइक पावर को जनरेट प्रोवाइड करने के लिए होम्स या फिर बिजनेसेस में, हॉस्पिटल या फिर में क्रिटिकल फैसिलिटीज़ को रखने के लिए, डाटा सेंटर को रन करने में, या फिर हम वैरायटी ऑफ व्हीकल्स को रन करने में, लाइक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, कार और बसेस में, ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स बट व्हाट इज़ द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द प्रोमोटिंग दिस इंडस्ट्री। तो एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल जो है वो तो प्रोड्यूस करना काफ़ी ईजी है, ठीक है, लेकिन क्या क्या उसके लिमिटेशंस हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के केस में देखें तो। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज़ पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट इन कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। फिर है सेटिंग अप द इंजीनियरिंग एंड एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड। Third, economically viable production necessitates the setting of the large scale facilities which may raise ecological and social concerns। तो यहाँ पे जो होगा ना, क्योंकि तो पहला स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो एल्गी है वो कंटिनेंट में हो सकता है और सी में हो सकता है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर ये गलत हो गया तो हम जो है और करेक्ट वाला पूछ रहे हैं, तो ये फर्स्ट और ए तो डी तो वैसे भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमें ऐसे इंजीनियरिंग का ज़रूरत होगा जिससे कोई बायोफ्यूल प्रोडक्शन कर सके वो हाई एनर्जी कंटेंट का। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक चैलेंज है ना, तभी तो एक बहुत अच्छा इंजीनियरिंग होगा, तभी तो हम उस तरीके का एल्गी से एनर्जी का प्रोड्यूस कर पाएंगे लो इनपुट में। तो ये स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो दोनों करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। सेकेंड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है photovoltaics is a technology that generates electricity by directly conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilizes the sun's rays to generate heat which is further used in electricity generation process। तो फर्स्ट में क्या है कि हम फोटोवोल्टेक्स टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं डायरेक्ट लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके, और सोलर थर्मल में क्या करते हैं, पहले हम सन के रे को हीट यूज़ करेंगे हीट करने में, फिर बाद में उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला। फोटोवोल्टेक्स जनरेट अल्टरनेटिंग करंट वाइल सोलर थर्मल जनरेट डायरेक्ट करंट, तो ये गलत है, ठीक है। इंडिया हैज़ मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टेक्स, नहीं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फोटोवोल्टेक्स से ही जनरली इंडिया में सोलर प्रोडक्शन होता है सोलर एनर्जी का, ठीक है। तो उसका जो ऑप्शन होगा कौन सा करेक्ट बोल रहा है, तो बस एक करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाला। Biomass gasification is considered to be one of the sustainable solution to the power crisis in India. In this context, which of the following statement is or correct? तो ऐसा बोला जाता है कि बायोमास गैसिफिकेशन जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही सुटेबल है, अगर हम सस्टेनेबल सोल्यूशन अगर ढूंढ रहे हैं फ्यूल के लिए, तो पावर क्राइसिस के लिए। अब बोला इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कोकोनट सेल्स, ग्राउंड नट सेल्स एंड राइस रस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशन।
फिर कंबस्टिबल गैसेज जनरेटेड फ्रॉम द बायोमास गैसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। इसमें बोला कौन और है थर्ड स्टेटमेंट, द कंबस्टिबल गैसेज जनरेटेड फ्रॉम द बायोमास गैसिफिकेशन कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन बट नॉट इन इंटरनल कंबसन इंजन्स। बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसका जो स्टेटमेंट होगा वो 1 वाला करेक्ट होगा, मतलब कोकोनट सेल्स, ग्राउंड नट सेल्स एंड राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशन। ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 1 ओनली। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इथेनॉल एज अ वाइबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हमें इथेनॉल कहाँ से मिलता है, ठीक है, क्योंकि इथेनॉल बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको हम पेट्रोल या फिर कोई भी फ्यूल के साथ हम उसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, कहाँ से हमें मिलता है इथेनॉल, तो हमें इथेनॉल का जो मेन सोर्स है वो क्या है, शुगर केन। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट। जहाँ भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ होता है वहाँ पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में या फिर एग्जॉस्ट के फॉर्म में हमें क्या मिलता है या फिर क्या रिलीज होता है, तो वहाँ पे सिर्फ वाटर मिलता है। वाटर जो है एज अ कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट या फिर वेस्ट में प्राप्त होता है, तो वाटर इज़ नॉट अ वेस्ट, मतलब बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। अब बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल which of the following which hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statement। अगर हम फ्यूल सेल के टर्म में देखें तो कौन से हम किसका यूज़ करते हैं हम हाइड्रोजन रिच फ्यूल और ऑक्सीजन को बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल द फ्यूल सेल इमिट्स हीट एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। फिर फ्यूल सेल्स कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप कंप्यूटर्स। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट में जो है वो करेक्ट है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट में वो डीसी में ही कन्वर्ट करता है, डीसी में। ठीक है, इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे। अब ये जो है कि हाइड्रोजन को जब हम फ्यूल को के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वो बस हीट और वाटर को ही बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।